प्रणाम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के साइंस पुस्तक का अध्याय 1। इस अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। तो परिचय है, हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है। हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर क्या नज़र आता है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिनका अर्थात इन वस्तुओं का आकार, आकृति और बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। तो हमारे चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है, उन सभी का आकार, आकृति और बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं या सामग्री बनी हुई है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? पदार्थ यानी मैटर नाम दिया है। तो पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। तो पदार्थ की परिभाषा क्या दिया हुआ है? तो पदार्थ वे सभी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वे वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, अर्थात वही मास होता है, जो स्थान घेरती है, अर्थात जिसमें आयतन अर्थात वॉल्यूम होता है, तो पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं हवा, भोजन, पत्थर, बादल, पौधे, पानी की बूंद, रेत का कण, ये सब क्या है? तो ये सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ में क्या होना जरूरी है? पर कोई भी वस्तु पदार्थ कब कहलाएगा? जब इसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। ठीक, तो अब देखते हैं तो वर्गीकरण, पदार्थ का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो प्राचीन समय में भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना है। पदार्थ कितने मूल तत्वों से बना हुआ है? 5। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना हुआ है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। तो ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना होता है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ये हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये तो प्राचीन वर्गीकरण हुआ। अब आधुनिक देखते हैं। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने आधार पर वर्गीकरण किया जाता है पदार्थ का? 2। तो कौन पदार्थ को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन कौन? तो पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ, और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ, दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ। आगे देखते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है? तो देखते हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। लंबे समय तक यह विचारधारा थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत यानी कंटिन्यूअस है, लेकिन वास्तव में पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। तो लंबे समय तक यह मान्यता थी कि पदार्थ सतत होता है, मतलब लगातार होता है, लकड़ी के समान पूरा एकदम सतत होता है, लगातार। लेकिन वास्तव में पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे कण मिलकर क्या होता है? कुछ पदार्थ का निर्माण करता है। आगे क्रियाकलाप है। तो आगे है क्रियाकलाप 1.1 का निष्कर्ष। जब हम जल में चीनी या नमक या चीनी घोलते हैं, जब हम जल में नमक या चीनी घोलते हैं तो जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता। इसका कारण यह है कि
नमक व चीनी के कण, नमक व चीनी के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे कि पदार्थ का भौतिक गुणधर्म में एक गुण क्या होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पर इसका कैसे मानेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है? जैसे ये वाटर है, वाटर है, और अगर इसमें हम चीनी या नमक डालते हैं तो पानी का लेवल इतने रहता है, उसके अंदर चीनी कहाँ घुल जाता है। इसका मतलब है कि पानी भी कणों से मिलकर बना हुआ है, उन कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, और चीनी या नमक इसमें डालने पर बिना लेवल ऊपर आए चीनी के कण उन रिक्त स्थानों में क्या होता है, अपना जगह बना लेता है। अगला है कि पहला था पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, दूसरा भौतिक कारण है पदार्थ का कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए क्रियाकलाप 1.2 का निष्कर्ष दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के केवल 2-4 छोटे क्रिस्टल को पानी के बहुत बड़े आयतन लगभग 1000 लीटर को भी रंगीन कर देता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के एक छोटे से क्रिस्टलों में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं। इस क्रियाकलाप में दिखाया गया कि आप 1000 लीटर पानी लेते हैं, 1000 लीटर, और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का 2-4 छोटा क्रिस्टल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो 1000 लीटर में भी यह पानी को रंगीन कर देता है। मतलब 2-3 छोटा क्रिस्टल 1000 लीटर पानी में भी फैल जाता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के एक छोटे से क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो निरंतर विभाजित होते हैं। निरंतर छोटे से क्रिस्टल है, विभाजित ही होकर ना पूरा पानी में 1000 लीटर में फैल जाता है। तो आगे पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में क्या है, तो आगे है पदार्थ के कणों के अभिलांछिक गुण। तो अब क्या है, अब पदार्थ के कणों के गुण के बारे में बताया गया। अभिलांछिक गुण, पदार्थ के कणों के गुण कैसा होता है। तो पहला है पदार्थ के कणों का कैसा गुण होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, जैसे ये 2 कण है, तो ये कण है पदार्थ का, तो इसके बीच क्या है, इसके बीच भी रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह या स्पेस होता है। इसका उदाहरण के रूप में हम समझेंगे कि कैसे रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। जैसे हम ऊपर के उदाहरण में देखें कि पानी का गिलास है, तो पानी इतना दूर भरा हुआ है, अगर चीनी या नमक मिलाते हैं तो पानी का लेवल बिना बढ़े इसमें चीनी कैसे घुल जाता है। तो मतलब पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसी में चीनी या नमक के कण घुल अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर से पर देखते हैं, जब हम चाय कॉफ़ी और नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। तो किन के कणों में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, तो गैस में, द्रव में कम और ठोस में सबसे कम होता है। तो गैस के कण बहुत दूर होता है, तो इसके बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, और द्रव में थोड़ा गैस से थोड़ा पास होता है,
और ठोस में तो पूरा एकदम पास से होता है, इसलिए इसमें जगह पूरा क्या होता है, कम। तो ये है गैस के कण, बिल्कुल ये है द्रव के कण, और ठोस के कण बिल्कुल सटे सटे होते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे है पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है, निरंतर गतिशील होता है, एक जगह से इधर उधर आ- होते रहता है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर। पदार्थ के कणों में ये निरंतर गतिशील कैसे होता है, तो पदार्थ के कणों में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, जिसके कारण वे लगातार गति करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होता है, जिसके कारण वे लगातार गति करते रहते हैं। तो गतिज ऊर्जा पर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होता है, और ये गतिज ऊर्जा प्रभावित होता है कैसे, तो तापमान के प्रभाव से वो प्रभावित होता है। पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा तापमान के प्रभाव से प्रभावित होता है। तो तापमान के बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए समझाने के लिए है कि अगरबत्ती को कमरे के कोने में जलाने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो अगरबत्ती को किसी कमरे के कोने में जलाते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, क्यों, क्योंकि धुएं का कण क्या होता है, धुएं का कण हवा के कणों के साथ, धुएं का कण हवा के कणों के साथ क्या होता है, मिल जाता है। धुएं के कण हवा के कणों के साथ मिल जाता है। तो तो इसी कारण क्या होता है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने से वह अगरबत्ती का गंध पूरे कमरे में फैल जाता है। आगे है विसरण। तो विसरण, डिफ्यूजन, तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मतलब अपने आप, दो विभिन्न पदार्थ के कणों को स्वतः अर्थात अपने आप एक दूसरे में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण। तो यहाँ इसी उदाहरण ऊपर वाले में उदाहरण में देख सकते हैं, धुएं के कण हवा के कणों में मिल जाता है, स्वतः ही मिल जाता है, आपने देखा होगा। तो धुएं के कण हवा के कण एक दूसरे में मिल जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, विसरण। तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः या अपने आप एक दूसरे में मिल जाना विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। और विसरण कब बढ़ जाता है, तापमान के बढ़ने पर विसरण भी क्या होता है, तेज हो जाता है। क्योंकि तापमान बढ़ने पर अभी ऊपर पढ़े थे कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। तो कणों की गति तेज हो जाएगी तो विसरण दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आगे देखते हैं पदार्थ के कण के और क्या गुणधर्म है। तो अब है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है, और कण क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें एक साथ रखता है। कणों को एक साथ रखने का कौन करता है, आकर्षण बल। इस बल का सामर्थ्य आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है, और यह आकर्षण बल का सामर्थ्य यानी पावर, आकर्षण बल का पावर अलग अलग पदार्थों में क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि हम हवा में देख ले, या जल में देख ले, या बर्फ में देख ले, तो बर्फ में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उनके कण क्या होते हैं, सटे होते हैं। पानी में क्या होता है, वाटर में भी कणों के बीच आकर्षण बल इससे ठोस से कम, लेकिन गैस से क्या होता है, गैस से ज़्यादा होता है। इसलिए ये इसके कण भी गैस की तुलना में ज़्यादा आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस की तुलना में कम, कणों के बीच कम आकर्षण बल होता है। लेकिन
लेकिन गैस में आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप में हम कुछ क्रियाकलाप के निष्कर्ष दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल है। लोहे का कील, यहाँ देखिए पहले तीन क्या क्या है उसको देखते हैं। लोहे का कील को तोड़ना है, चौक का टुकड़ा तोड़ना है, पानी की धार को उंगली से काटना है। तो लोहे का कील तोड़ना मुश्किल होता है। लोहे का कील तोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि लोहा का कील क्या है, यह मजबूत होता है, यह ठोस होता है, इसलिए इसके और इनके कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। लोहा जिस कण का बना होता है उस कणों के बीच अधिक आकर्षण बल होता है, इसलिए लोहे के कील को तोड़ना मुश्किल होता है। चौक जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाता है। चौक का टुकड़ा क्या होता है, आसानी से टूट जाता है क्योंकि चौक के चौक का टुकड़ा जिस कण से बना होता है उस कण के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम आकर्षण बल होता है। पानी की धार, पानी जब नदी में या कहीं भी गिलास में भी रखा हुआ है, पानी की धार को उंगली से नहीं काटा जा सकता। पानी की धार को उंगली से नहीं काटा जा सकता क्योंकि कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पानी की धार को उंगली से नहीं काटा जा सकता क्योंकि कण एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ है आकर्षण बल का क्रम। तो किस में, ठोस, द्रव, गैस, किस में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है? तो ठोस में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद द्रव में होता है। द्रव में क्या होता है, ठोस और गैस के बीच होता है। ठोस में सबसे ज़्यादा और गैस में सबसे कम। आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम और द्रव में इन दोनों के बीच का आकर्षण बल होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस अर्थात गैस। तो ठोस, द्रव, गैस का प्रॉपर्टी अर्थात गुण को जानते हैं कि तीनों का गुण क्या होता है। तो ठोस का इन दोनों से हम परिभाषा भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो पदार्थ के तीनों रूपों का यहाँ आकार और आयतन का बात किया गया है। तो ठोस किसे कहते हैं, ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव वह पदार्थ होता है जिसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित, वह क्या कहलाता है, द्रव। लेकिन जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गैस कहते हैं। तो आकार यानी शेप जैसे लंबा, छोटा, गोल, ये सब क्या हुआ, विभिन्न आकार का उसको शेप कहते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन मतलब जितना हुआ स्थान घेरता है वह आयतन कहलाता है। यहाँ द्रव में देखिए, द्रव में आयतन क्या होता है, जैसे ये बर्तन है, ये हम विभिन्न प्रकार के बर्तन लेते हैं। जैसे इसमें 5 लीटर पानी है, इसमें भी 5 लीटर पानी है, इसमें भी 5 लीटर पानी है और इसमें भी 5 लीटर पानी है। तो देख सकते हैं सब आकार क्या है, आकार सब में पानी का आकार क्या होगा, पानी सब में आकार अलग अलग है पानी का, लेकिन जितना जगह ये 5 लीटर पानी इसमें लिया है इसमें भी वही लेगा, इसमें भी वही और इसमें भी कितना वही लेगा। तो आकार तो पानी का क्या है, आकार अलग अलग हो सकता है, आकार अनिश्चित है, लेकिन 5 लीटर है तो इसमें भी 5 लीटर होगा, इसमें भी 5 लीटर होगा और इसमें भी 4 प्रकार के बर्तन में देख सकते हैं क्या होगा,
5 लीटर ही, मतलब इसमें जितना स्थान लेगा इसमें उतना ही इसमें भी उतना ही स्थान लेगा। तो जितना स्थान घेरता है उसी को आयतन कहते हैं। तो इस सब में आयतन क्या होता है? निश्चित। तो द्रव का आयतन क्या होता है? द्रव का आयतन निश्चित, लेकिन आकार आप देख सकते हैं अलग अलग। और गैस का तो जानते हैं ना आकार निश्चित होता है ना आयतन। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है संपीड्यता। पदार्थ के गुणों में दो चीज़ देख लिए, आकार और आयतन। तो आकार, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित और गैस का अनिश्चित। तो आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होता है, तो ठोस का आयतन निश्चित और द्रव का भी आयतन क्या होता है? निश्चित। और लेकिन गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित। अब देखते हैं संपीड्यता। संपीड्यता, तो ठोस का संपीड्यता अर्थात किसी चीज़ को दबाने पर उसका उसका दब जाना। जैसे हम रुई लेते हैं, उसको दबाते हैं और वो दब जाना। किसी को दबाव, किसी पदार्थ पर दबाव डालने से अगर वो दब जाता है, वो अपना आकार बदल लेता है, उसी को क्या कहते हैं? संपीड्यता। जैसे आप गद्दा या सोफा पर बैठे होंगे तो उस पे बैठते हैं, वो दब जाता है, वो गुण क्या कहलाता है? संपीड्यता। तो संपीड्यता, ठोस में संपीड्यता नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। चाहे आप ईंट ले वो ठोस है, तो ईंट पे को आप दबाएंगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। इसलिए क्या है? ठोस, ठोस में संपीड्यता नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। द्रव में संपीड्यता कुछ हद तक होता है। द्रव में संपीड्यता क्या होता है? कुछ हद तक होता है। और गैस में संपीड्यता क्या होता है? अत्यधिक संपीड्य होता है। गैस में संपीड्यता क्या होता है? बहुत, गैस को हम दबाकर उसके कणों को बहुत हद तक करीब ला सकते हैं। तो गैस में संपीड्यता सबसे अधिक और ठोस में सबसे कम होता है। और द्रव इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। तो अब इन पदार्थ के कणों की व्यवस्थाएं, इन पदार्थों में कणों की व्यवस्था देखते हैं। तो क्या है? ठोस में कण क्या होते हैं? अत्यधिक पास पास व्यवस्थित होते हैं। ठोस में कण क्या होता है? अत्यधिक क्या होता है? पास पास होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? थोड़ा दूर और कम व्यवस्थित होता है। अत्यधिक पास पास और व्यवस्थित होता है, मतलब एक निश्चित व्यवस्थित तरीके से होता है ठोस में। लेकिन द्रव में कण क्या होता है? थोड़ा दूर भी रहता है और कम व्यवस्थित रहता है। थोड़ा दूर भी रहेगा और कम व्यवस्थित रहेगा। और गैस में कण बहुत दूर और पूरा अव्यवस्थित, जैसे तैसे उसका कण जहाँ तहाँ और बहुत दूर दूर रहता है। आकर्षण बल, आकर्षण बल के बारे में तो हम ऊपर पढ़ ही लिए थे, फिर भी यहाँ है तो देख लेते हैं। तो आकर्षण बल, ठोस वस्तुओं के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल क्या होता है? अत्यधिक होता है। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। और द्रव में क्या होता है? इन दोनों के मध्य मध्य होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आकर्षण बल ज़्यादा है तो क्या, कण बहुत पास पास है, और इसमें आकर्षण बल सबसे कम है, इसलिए कण क्या है? बहुत दूर दूर रहता है। और इसमें मध्यम, मतलब इन दोनों के बीच का गुण इसमें होता है। बहाव या तरलता या बहाव भी बोल सकते हैं। तो 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 पदार्थ के का गुण बहाव के बारे में देखते हैं। तो ठोस क्या होता है? ठोस दृढ़ होता है, वह नहीं बहता है। ठोस क्या होता है? दृढ़ होता है, वह नहीं बहता है। लेकिन द्रव क्या होता है? द्रव बहता है। पानी ले लीजिए आप, दूध ले लीजिए, वो तरल है, वह क्या होता है? बहता है। गैस भी क्या है? बहता है। आप बैलून फुला लीजिए, उसको मुंह को छोड़ दीजिए तो क्या कहेगा? वो बाहर निकल जाएगा। वो क्या है? बहना ही है। ठोस के उदाहरण देख लेते हैं, द्रव के उदाहरण देख लेते हैं और गैस के। तो ठोस के उदाहरण पत्थर है, लकड़ी है, पेन, ये सब क्या है? ठोस है। दूध, पानी, तेल, ये क्या है? द्रव है। हवा, ऑक्सीजन, एलपीजी, ये सब क्या है? ये गैस है। आगे है, आगे नोट में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूर्ण रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी है, सीएनजी
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो अत्यधिक संपीड्यता के कारण ही छोटे सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर पढ़ा था कि क्या गैस क्या होता है, गैस में संपीड्यता क्या होता है, सबसे अधिक होता है, गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होता है। इसी संपीड़न गुण के कारण क्या होता है, हम हमारी रसोई घर में जो एलपीजी गैस होता है उसको और वाहनों में जो आजकल सीएनजी का प्रयोग हो रहा है, सीएनजी, तो सीएनजी गैस वाहनों में एलपीजी गैस रसोई सिलेंडर में कैसे भरा जाता है, तो अत्यधिक संपीड्यता के कारण ही उसे क्या किया जाता है, छोटे सिलेंडरों में भरा जाता है। आगे देखते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था को दो तरीकों से बदला जा सकता है, पदार्थ की अवस्था को दो तरीकों से बदला जा सकता है। तो वो दो तरीका कौन सा है, तो पहला है तापमान को बदलकर, दूसरा है दाब को बदलकर। पदार्थ की अवस्था को यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, द्रव, इस तरह कैसे बदला जा सकता है, तो दो तरीकों से बदल सकते हैं। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए तापमान और दाब में बदलाव लाकर क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब तो देखते हैं कैसे, तो ताप में परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है पदार्थ पर, उसको देखते हैं। तो ताप में परिवर्तन, तो ठोस से द्रव, ठोस से द्रव अर्थात उदाहरण ले लीजिए जैसे बर्फ से जल, ठोस से द्रव होना संगलन या फ्यूजन या संगलन। ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है, जैसे ठोस है, ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन को या फ्यूजन। ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है, संगलन या फ्यूजन। तो इस देखते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, ठोस क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, और यह प्रोसेस प्रक्रिया क्या कहलाता है, संगलन या फ्यूजन। तो कौन सा तापमान चाहिए ठोस से द्रव में बदलने के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक पर क्या होता है, कोई भी ठोस द्रव में बदलता है। तो गलनांक क्या है, तो गलनांक है वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर क्या होता है, द्रव बन जाता है। ठोस क्या होता है, द्रव बन जाता है। तो ठोस पिघल कर द्रव जिस तापमान पर बन जाता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक क्या होता है, वह एक मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर ठोस पिघल कर क्या होता है, द्रव बन जाता है, उसे गलनांक कहते हैं या कहलाता है। बर्फ जो ठोस है वह बर्फ जल में किस तापमान पर बदलेगा, तो बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बोले तो 273.15 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक अर्थात बर्फ जल में किस तापमान पर बदलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। अब आगे देखते हैं, तापमान परिवर्तन से ठोस से द्रव हमने देखा। अब तापमान में परिवर्तन से द्रव से गैस, द्रव से क्या होता है, गैस किस तापमान पर होता है। सबसे पहले तो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। तो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया बाष्पीकरण, लेकिन द्रव से गैस जिस तापमान पर द्रव से गैस बनता है उस तापमान को क्या कहते हैं, तो उस तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब पर या एक वायुमंडलीय दाब पर या वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर वह टेम्परेचर है जिस पर द्रव क्या होता है? उबलने लगता है। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो जल का क्वथनांक अर्थात जल कितना तापमान पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? उबलने लगता है। और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन पर क्या होता है? जल उबलने लगता है। तो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाता है। और आगे देखे हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जो एक वायुमंडलीय दाब पर होता है। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और उसे केल्विन में देखें तो 373 केल्विन होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है गुप्त ऊष्मा। क्या है? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? तो अवस्था परिवर्तन अर्थात ठोस से द्रव बनना या द्रव से गैस बनना, ये क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। जैसे ठोस से क्या होता है? ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनते समय उस समय क्या होता है? अवस्था जब बदल रहा होता उस समय तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। क्योंकि दी गई ऊष्मा क्या हो जाता है? कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाता है। हमने क्या देखा? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ लेते हैं ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ ये द्रव है और ये गैस। तो अवस्था परिवर्तन के समय तो जब ठोस से द्रव या द्रव से गैस अवस्था में बदलता है तो ऊष्मा परिवर्तन नहीं हो, मतलब ठोस से द्रव बदल रहा है तो पूरा ही द्रव का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि द्रव का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और द्रव से गैस बनेगा उस समय द्रव का टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने पढ़ा कि द्रव का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अवस्था परिवर्तन के समय क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। मतलब तापमान का 0 डिग्री सेल्सियस माने तो 0 रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हमने पढ़ा कि कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल कमजोर होगा तभी तो कण क्या होगा? एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा? दूर जाएंगे तभी तो वह अवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। तो ठोस से द्रव बनना या द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया में क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। क्योंकि दी गई ऊष्मा, जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वह कहाँ खर्च हो जाता है? तो कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाता है। तो ये जो यही क्या होता है? ये जो इसमें गया इसके क्या होता है? इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में जो खर्च ऊष्मा होता है उसी को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो फिर से देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो अवस्था परिवर्तन के समय तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाता है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हमने देखा एक तो संगलन की ये प्रसुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा ही है। संगलन या
ठोस से द्रव बनते समय संगलन की गुप्त ऊष्मा, और हमने देखा द्रव से क्या हो रहा है, गैस, तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो हमने देखा कि ठोस से द्रव में बदल रहे हैं किसी पदार्थ को, उसमें टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, स्थिर रहता है। तो हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा कहाँ चला जाता है, तो इसका यूज क्या होता है, कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग हो जाता है। तो वही ऊष्मा जितना 1 केजी, मान लीजिए ये 1 केजी ठोस है, इसको गलाने में जितना ऊष्मा लगा वही ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा है। तो वायुमंडलीय दाब यहाँ इसलिए लिया जा रहा है कि मौसम एक समान रहना चाहिए। तो वायुमंडलीय दाब मतलब सिंपल जैसा वातावरण होता है वैसा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे प्रसुप्त, संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक कितना होता है जल का, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव का, यहाँ ठोस में कुछ भी ले सकते हैं, उसका गलनांक कुछ अलग भी हो सकता है। यहाँ हम नीचे जल का उदाहरण लिए हैं, जल के तीनों रूप, बर्फ, जल और गैस का या बाष्प का। तो यहाँ हम बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देख रहे हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव का उसके क्वथनांक पर, जो जैसा पदार्थ लेंगे उसके क्वथनांक के अनुसार, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे क्या कहते हैं, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे। तो ठीक है, तो आप बताइए, क्या कमेंट में आप नीचे लिख कर बताएंगे कि बर्फ का संगलन का गुप्त ऊष्मा कितना होता है और जल का बाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कितना होता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण दोनों है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन, और निक्षेपण क्या है, डिपोजिशन। ठीक, तो आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या है, तो जैसे हमने देखा कि ये ठोस, द्रव और गैस, तो हमने क्या देखा कि अवस्था कैसे परिवर्तन होता है, तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस होता है। लेकिन यदि कोई ठोस है, यह पहले पढ़ लेते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे
सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस और गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। द्रव अवस्था में नहीं बदलता है। और उदाहरण के रूप में कपूर क्या है? ठोस। यह बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाता है। अमोनिया क्लोराइड भी क्या है? ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन के लक्षण को दिखाता है, बिना द्रव अवस्था में आए यह गैस में बदल जाता है। और नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो कपूर, अमोनिया क्लोराइड और नेप्थलीन कैसा पदार्थ है? कैसा प्रक्रिया होता है इसमें? ठोस से डायरेक्ट गैस। अब देखते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया बिना द्रव अवस्था में आए गैस से ठोस क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, या तो हम दोनों प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, ठोस से गैस या गैस से ठोस को डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम गैस से ठोस में बदलना हम निक्षेपण या डिपोजिशन बोलेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आप ऊर्ध्वपातन की परिभाषा में देख सकते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक। तो अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को हम एक बार इस चित्र से के माध्यम से देख लेते हैं। तो तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है, उसको देखते हैं। तो ठोस से द्रव, ठोस से क्या होता है? ठोस से हुआ द्रव। तो ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन। तो ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संगलन। और द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव से गैस या वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण। तो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में, और इधर जाते हैं फिर से, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन। गैस से क्या होगा? द्रव में बदलेगा तो संघनन। तो वर्षा जल चक्र भी कैसे होता है? समुद्र से पानी गैस के रूप में आकाश में जाता है, वही संघनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? वह वाष्प क्या होता है? जल में बदल जाता है, अर्थात द्रव में बदल जाता है, और उसी से क्या होता है? वर्षा होता है। तो हमने देखा कि ठोस से द्रव में बदलना की प्रक्रिया संगलन, और द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण। लेकिन गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। और द्रव से ठोस में बदलना, जैसे हम फ्रिज में पानी रख देते हैं, वो जम जाता है, या आइसक्रीम रखते हैं तो जमने की प्रक्रिया क्या है? जमना ही कहलाता है। तो ठोस से द्रव में बदलना संगलन। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। लेकिन गैस से द्रव में बदलना संघनन। लेकिन और द्रव से ठोस बनना जमना कहलाता है। लेकिन बिना द्रव अवस्था में आए ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से डायरेक्ट ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। तो हमने देखा ठोस से डायरेक्ट गैस ऊर्ध्वपातन, और गैस से डायरेक्ट ठोस निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हम इस पिक्चर को भी देख लेते हैं। तो इस पिक्चर में क्या है?
ठोस अवस्था में ही परिवर्तन। तो ठोस में हम ऊष्मा देते हैं तो ठोस ऊष्मा पाकर क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव को ऊष्मा देते हैं तो द्रव ऊष्मा पाकर क्या हो जाता है, गैस अवस्था में ऊष्मा देते हैं तो ठोस क्या होता है, ठोस के मतलब अगर ऊष्मा देते हैं तो किसी भी पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल क्या होता है, उसके कणों के आकर्षण बल में गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, आकर्षण बल कमजोर हो जाता है तो दूर दूर चला जाता है। तो ठोस से ऊष्मा देने पर द्रव अवस्था में और द्रव में ऊष्मा देने पर गैस अवस्था में। लेकिन उसी गैस के कणों के आकर्षण बल को कम कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे, अगर हम उसके उसके गतिज ऊर्जा को कम कर देंगे। गतिज ऊर्जा कैसे कम होगा, तो तापमान को कम कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कण एक दूसरे आकर्षण बल बढ़ जाए, एक दूसरे के पास आने लगेंगे। तो गैसीय अवस्था से द्रव में अवस्था लाने के लिए क्या किया जाता है, तो शीतलता प्रदान की जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा घटेगी और गैस क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था से और शीतलता लाने पर क्या होगा, वह कण और भी पास आ जाएंगे, उनकी गतिज ऊर्जा और कम हो जाएगी और पास पास आ जाएंगे, आकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो और शीतलता डालने पर वो क्या हो जाएगा, ठोस। तो ठोस को ऊष्मा देने पर द्रव, द्रव को ऊष्मा देने पर गैस, और गैस को ठंडा करने पर या शीतल करने पर द्रव, और द्रव को शीतल करने या ठंडा करने पर ठोस में बदल जाएगा। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस फिगर को भी देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, तापमान में परिवर्तन करके या दाब में परिवर्तन करके। तो तापमान में परिवर्तन करके हमने देखा था ऊष्मा परिवर्तन, और ऊष्मा देकर या ऊष्मा को हटा मतलब उसको ऊष्मा को ठंडा करके। अब देखते हैं दाब में परिवर्तन। तो यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, तो यहाँ क्या है, गैस के कण क्या है, या कोई भी पदार्थ के कण क्या है, दूर दूर है। तो उसको पिस्टन से, सिलेंडर है उसको पिस्टन से दबाते हैं तो क्या, दबाव डालने पर क्या होता है, तो कण पास पास आ रहे हैं, और अधिक दबाव डालने पर क्या होता है, कण और भी पास हो जाते हैं। तो ये गैस जैसा है, द्रव जैसा है, और ये ठोस जैसा हो जाता है। तो वही है कि दबाव डालने पर क्या होता है, कणों के आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वह अधिक पास पास आ जाते हैं, और इनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है, क्योंकि जगह ही नहीं है, उसको इतना दबाव दिया, उनके बीच रिक्त स्थानों को कम कर दिया जाता है। तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, पदार्थ के कणों का समीप लाया जा सकता है। तो जो पदार्थ जितना समीप रहेगा उसमें आकर्षण बल उतना अधिक रहेगा, वो उतना ठोस जैसा लगेगा। तो अब तक हम पढ़ लिए थे ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो आगे देखते हैं दाब में परिवर्तन। इसके अभी तुरंत एग्जाम्पल देखें तो दाब बढ़ाने और ताप घटाने से क्या होता है, दाब को बढ़ाएंगे, दाब को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और तापमान को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड अर्थात द्रव में वो पेट्रोलियम गैस क्या हो जाता है, द्रव में बदल जाता है, क्योंकि इसी प्रक्रिया द्वारा उसको एलपीजी में बदला जाता है। दाब को बढ़ाया जाता है, ताप को घटाया जाता है, जिससे गैस द्रव में बदल जाता है। तो दाब बढ़ाने पर और ताप घटाने से गैस को द्रव में बदला जा सकता है। दाब परिवर्तन का प्रभाव होता है। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित, उस उच्च दाब पर क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, और यह एक वायुमंडलीय दाब पर सीधे गैस में बदल जाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर यह सीधे गैस में बदल जाता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और यह यह क्या होता है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है और एक वायुमंडलीय दाब पर यह सीधे गैस में बदल जाता है। मतलब यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की तरह है। यह द्रव अवस्था में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, द्रव अवस्था में नहीं आता है, यह सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक, ये ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण इवोपोरेज तो क्या है बाष्पीकरण। तो बाष्पीकरण क्या है, तो इसका परिभाषा दिया हुआ है। बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर, हमने क्या देखा, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। लेकिन बाष्पीकरण क्या है, बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक तो वह तापमान है जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, लेकिन उबलने वाला तापमान पर नहीं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। एक तो हमने पढ़ा जैसे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वह उतना डिग्री पर क्या होता है, उबलने लगता है। तो क्वथना उबलने लगता है, तो उस दौरान क्या होता है, बाष्पीकरण भी होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, जल का क्वथनांक, और उस क्वथनांक पर वह क्या होता है, उबलने लगता है। उस समय वहाँ बाष्पीकरण भी हो रहा होता है। लेकिन बाष्पीकरण और क्वथनांक अलग है, क्योंकि क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक यानी कोई भी द्रव जिसका क्वथनांक कुछ भी हो सकता है। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं जल, तो जल का 100 डिग्री क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्वथनांक से कम तापमान मतलब 100 डिग्री से कम, 80, 70, 10, 20 कुछ भी। तो द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। यह एक सतही परिघटना है। तो सबसे इसको समझने से पहले हम देखते हैं, तो जैसे हम हम कपड़ा सुखाते हैं, कपड़ा में भी तो जल होता है। तो क्या वह बाष्पीकरण या वाष्प में बदलने के लिए वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, जो वाष्प बन के उड़ जाता है, नहीं ना। वह कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, अर्थात क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर ही वो क्या होता है, कपड़ा सूख जाता है। या हम किसी छत पर प्लेट धोकर रख दें सूखने के लिए, हल्का हल्का पानी लगा हुआ है, तो क्या उबल कर 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन के उड़ जाता है, नहीं ना। तो वह कम तापमान पर। तो बाष्पीकरण है कि बाष्पीकरण वह प्रक्रिया जो किसी भी तापमान पर क्या होता है, द्रव क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है किसी भी तापमान पर। लेकिन क्वथनांक क्या होता है, जिस क्वथनांक पर, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। तो क्वथनांक अलग है, बाष्पीकरण अलग है। तो बाष्पीकरण को देख रहे हैं, तो वेपोराइजेशन, क्वथनांक यानी वेपोराइजेशन। तो क्वथनांक से कम तापमान पर, एक बार साफ कर लेते हैं। तो क्वथनांक से क्या है, अब देख लेते हैं। बाष्पीकरण क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से क्या, कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। यह एक सतही परिघटना है। क्वथनांक सतही नहीं है, क्वथनांक पूरे पूरे जैसे हम पानी उबाल रहे हैं, यहाँ नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं अग्नि, तो यह एकदम नीचे से शुरू होगा, ऊपर गर्म होके ऊपर जाएगा, लगभग संवहन प्रक्रिया द्वारा। अगर आप संवहन नहीं जानते हैं तो आगे के चैप्टर में जानेंगे। अभी के लिए देख ले, क्वथनांक की पूरे द्रव के अंदर होता है, पानी यहाँ गर्म होता है, ऊपर जाता है, और यहाँ से वाष्प बनकर क्या होता है, बाहर जाता है। लेकिन लेकिन बाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है। जैसे यहाँ जल से भरा हुआ है पानी, तो सबसे सतह मतलब ऊपर वाला
पर ही सबसे पहले बाष्पीकरण होगा, नीचे से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे नदी भी है, नदी या समुद्र भी है, तो नीचे वाला पानी से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला पानी पे ही बाष्पीकरण होता है। तो क्वथनांक पूरे जल के अंदर होता है, जबकि बाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है, सरफेस पर होता है। तो आप देखते हैं बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, अर्थात सरफेस फिनोमिनन है। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, तो बाष्पीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है, उसके फैक्टर या कारक दिए हैं, तो देखते हैं। तो बाष्पीकरण को प्रभावित करता है उसका सतह का क्षेत्रफल, जैसे हम एक गिलास लेते हैं और एक बड़ा सा प्लेट लेते हैं, दोनों में पानी है सेम, मान के जी 100 ml और इसमें भी 100 ml पानी है। तो इसमें जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, इसमें पानी बहुत थोड़ा समय लेगा, और इसके बहुत समय बाद बाष्पीकरण होगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि बाष्पीकरण क्या है, सतही प्रक्रिया है, अर्थात जिसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। सतह पर होता है तो मतलब इसका क्षेत्रफल एरिया बड़ा है, तो हर पानी की सतह फैल जाएगा, तो ऊपर जगह ज़्यादा कण ऊपर होंगे, तो उसका बाष्पीकरण कितना होगा जल्दी। यहाँ पे पानी क्या होगा, यहाँ इतना ही जगह है, तो यहीं पर ना प्रोसेस होगा। तो बाष्पीकरण सतह का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। तो क्या है सतह बढ़ने पर, सतह इसमें देख सकते हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर इसमें देख सकते हैं। तो सतह बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, सतह बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसे कपड़े सुखाने के लिए फैलाना पड़ता है। अगर हम कपड़े को इकट्ठा मोड़ के रख दे, वो जल्दी सूखेगा, या उसको कपड़े को फैला दे, वो सूखेगा। तो हमने जाना कि बाष्पीकरण सतही परिघटना है, तो जितना बड़ा सतह रहेगा बाष्पीकरण उतना जल्दी होगा। आगे है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक में पहला हो गया सतह, दूसरा तापमान, अर्थात तापमान बढ़ने पर बाष्पीकरण तेज हो जाता है। तो देखते हैं, अभी आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि बाष्पीकरण सतही प्रक्रिया मान लीजिए, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पहले तो द्रव से गैस में बदलना है, क्या कहलाता है, बाष्पीकरण। तो ये द्रव है, ये गैस में कैसे बदलेगा, सबसे पहले तो ये जो ऊपर वाला सतही प्रक्रिया, तो ऊपर वाला कण क्या है, इसको अत्यधिक ऊर्जा मिलेगा कैसे, टेम्परेचर से ऊर्जा, आकर्षण बल टूटेगा और ये उड़ जाएगा। यह अपने से नीचे वाले सतह को छोड़कर ऊपर वाले कण क्या करेगा, उड़ जाएगा। तो तापमान अगर देंगे तभी तो यह अपना आकर्षण बल को तोड़ पाएगा और छोड़ के उड़ जाएगा। इसीलिए बाष्पीकरण के लिए क्या जरूरी है, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, बाष्पीकरण तेज हो जाएगा, क्योंकि ये सतह क्या होगा, जल्दी अपना उसको ज़्यादा ऊष्मा मिलेगा और अपना आकर्षण बल खो देगा और नीचे वाले कण को छोड़कर चला जाएगा तापमान बढ़ने पर। और तीसरा है आर्द्रता। तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, या आर्द्रता क्या है, तो हवा में नमी अधिक होने पर बाष्पीकरण की दर घट जाता है। तो नमी क्या होता है, नमी है कि वायु में जल वाष्प की मात्रा, जैसे हम बताते हैं, जैसे ये देखिए दो तरह के वातावरण मान लीजिए कि यहाँ ये है, ये 2 तरह के वातावरण, उदाहरण के लिए पहला वातावरण, दूसरा यहाँ पर ये है वायु, ये भी वायु ही है। तो इसमें देखिए, इसमें जल वाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसमें जल वाष्प की मात्रा बहुत कम है। तो अच्छा छोड़िए, आप ये मान लीजिए कि ये ट्रेन का डिब्बा है, दोनों
ट्रेन का डब्बा है, इसमें पूरा लोग भरा हुआ है, इसमें बहुत कम लोग हैं, इसमें बहुत कम लोग, इसमें भरा हुआ। तो किस में जाना या चढ़ना आसानी होगा आपको? तो एक नंबर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जगह खाली है, इसमें चढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि यह पूरा भरा हुआ है। तो आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता क्या है? वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा ही आर्द्रता है। तो अब ट्रेन का डब्बा छोड़ के आप मान लीजिए ये ऐसा वायु है जिसमें जिसमें वाष्प कम मात्रा में, और ये ऐसा वायु है जिसमें वाष्प ज़्यादा मात्रा में, क्या है, ज़्यादा मात्रा में। तो वही ट्रेन किस तरह समझ ली, तो किस में, तो वाष्पीकरण वही ना होगा, अगर कहाँ उड़ के वायु में ही जाएगा, यहाँ अगर जगह ही नहीं रहेगा जाने का वायु में वाष्प के कण का, तो नहीं जा पाएगा, तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। लेकिन अगर जगह रहेगा तो वाष्प जाएगा और वाष्पीकरण का प्रक्रिया भी तेज हो जाएगा। तो वाष्पीकरण आप पहले समझे कि आर्द्रता होता है वायु में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, क्योंकि कण को वायुमंडल में प्रवेश करने में आसानी होगा। तो आगे देखते हैं, और वाष्पीकरण को प्रभावित कौन करता है, तो वायु की गति। हवा तेज चलने पर वाष्पीकरण तेज होगा। जैसे हम खाना खाते हैं गर्म करते हैं, उसमें पंखा डुलाते हैं ना, तो पंखा डुलाने से क्या होता है, पंखा डुलाने से जल्दी खाना ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो वाष्पीकरण के कारण यहाँ जो कण उड़ रहे हैं हवा के द्वारा, क्या कहते हैं, कण को दूर पहुंचा देते हैं, जहाँ इससे यहाँ आर्द्रता की तरह यहाँ कम हो जाता है, वाष्पीकरण कण कम हो जाता है, इसलिए ये कण को जल्दी जल्दी फिर से हवा द्वारा इसको दूर फेंक दिया जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा, फिर वापस जाएगा कण, फिर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए हवा तेज चलेगा तो कण क्या होगा, वहाँ से हटेगा, वहाँ का स्थान खाली होगा, तो अगला कण उसका जगह लेगा। तो हमने देखा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सतह का क्या है, सतह का क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, अगर आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम जाएगा, लेकिन आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वायु की गति अगर तेज रहेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, तो वाष्पीकरण से शीतलता या कूलिंग। तो वाष्पीकरण से शीतलता या कूलिंग क्या है, तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि वाष्पीकरण क्या है, सतही प्रक्रिया है। तो इस सतह पर जो कण होता है यह कब वाष्प बन के उड़ेगा, जब नीचे वाले कण से इसमें ज़्यादा ऊर्जा आएगा, तभी तो यह अपना आकर्षण बल तोड़ कर उड़ जाएगा। तो ये अपना गतिज ऊर्जा या अपना आकर्षण बल तोड़ने के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए। गतिज ऊर्जा कैसे ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊपर वाला सतह वाला कण क्या करेगा, आसपास से क्या करेगा, आसपास की ऊष्मा को अपना अवशोषित करेगा और उड़ जाएगा। अगर आसपास से ऊष्मा ले लेगा तो यहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा, ठंडा। इसीलिए गर्मियों के दिन में हम लोग क्या देखते हैं, छत पर या घर के आगे रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि क्या हो, उस पानी का कण क्या करे, पानी का कण जो छींटे हैं वो पानी का कण क्या करे, वहाँ का हीट ले और वह वाष्प बन के उड़ जाए, मतलब वहाँ वातावरण क्या हो जाए, शीतल हो जाए। या छत पे फेंकते हैं, क्या करें, छत जो हीट जमा करके रखा वो पानी छींटने से क्या होता है, पानी उस ऊष्मा को लेकर वाष्प बन जाता है और वहाँ का ऊष्मा कम हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण क्या होता है,
अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे आसपास का वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा। इस वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता। तो इसके उदाहरण है दैनिक जीवन में, जैसे गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्यों? तो सूती कपड़ा ऐसा कपड़ा जो पसीना को सोखता है, पसीना को सोखता है और वाष्पीकरण में मदद करता है। सूती कपड़ा पसीना को सोखता है और उसको उसको वाष्पीकरण के द्वारा क्या करता है, वाष्पीकरण में मदद करता है, जिससे शरीर क्या होता है, कपड़ा कपड़ा पानी पसीना को सोखता है और पसीना अपना भाप बनने के लिए शरीर की ऊष्मा को क्या करता है, शरीर की ऊष्मा का उपयोग करता है, जिससे शरीर अपना ऊष्मा उस पसीना को देता है। पसीना वाष्प बन के उड़ जाता है। इसलिए जो शरीर से जो ऊष्मा निकला उससे हमें क्या मिलती है, शीतलता। अगला है मटके का पानी। तो मटके का पानी गर्मियों में भी ठंडा क्यों रहता है? तो मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मटके के छोटे छिद्रों से, मटके जो होते हैं ना उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो मटके के छोटे छोटे छिद्रों से पानी क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है। मटका जो होता है, ये मटका जो बना होता है ना, इसमें छोटा छोटा छिद्र होता है और मटके से वो पानी क्या होता है, इसकी सतह पर आता है, सतह पर आते रहता है। मटका में छिद्र होता है, वो पानी क्या होता है, सतह पर आते रहता है और यहाँ आसपास जो हीट होता है वो हीट की करता है, मटके के पानी के आसपास वो जो मटके के ऊपर पानी उसका वाष्पीकृत कर देता है। तो यहाँ का वातावरण और इसी तरह आते रहता है और पानी को वाष्पीकृत करते रहता है। इसलिए अंदर वाला ठंडा का ठंडा रहता है और बाहर पर आए हुए को अगर उसमें आता भी है तो ऊपर पर जो पानी होता है उसको अवशोषित करके वह खुद वाष्प बन के उड़ जाता है। तो इसलिए अंदर का ठंडा ही ठंडा पानी रह जाता है। तो मटके के छिद्रों से पानी को वाष्पीकृत होता रहता है। मटके के छोटे छिद्रों से पानी वाष्पीकृत होता रहता है, जिससे पानी ठंडा रहता है। हथेली पर एसीटोन या इत्र, आप परफ्यूम या एसीटोन या इत्र यानी परफ्यूम कभी हाथ पे लगाए हैं? तो हथेली पर एसीटोन या इत्र डालने पर क्या होता है, एसीटोन हथेली से या इत्र हथेली से गर्मी लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। मतलब हाँ, जब हम एसीटोन या परफ्यूम या इत्र हाथ पर डालते हैं तो वो इत्र क्या करता है, हमारे हाथ से गर्मी लेकर वह वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए वहाँ का जो ऊष्मा हमारे हाथ से ले लिया, वहाँ ठंडा या ठंडक महसूस होता है। हथेली पर एसीटोन या इत्र, एसीटोन हथेली से गर्मी लेकर वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे ठंडा महसूस होता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो जो मेन फैक्ट है उसका रिवीजन एक तरह से मान लीजिए। तो पदार्थ या मैटर क्या है? तो पदार्थ या मैटर वह है जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे, वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ वह सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो क्या कहलाता है, पदार्थ। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर ठोस क्या होता है, पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव। वह तापमान होता है। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वह तापमान होता है जिस पर ठोस पिघल कर क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, एक टेम्परेचर है। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर द्रव क्या होता है, उबल कर गैस में बन जाता है। द्रव उबल कर गैस में जिस तापमान पर बन जाता है वह तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस से सीधे क्या होना, गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। और निक्षेपण डिपोजिशन क्या होता है? तो गैस से सीधे ठोस, बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है। विसरण या डिफ्यूजन क्या है?
तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अगला है शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड CO2 को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। और आगे है LPG का पूर्ण रूप। तो LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे क्या है देखते हैं। तो आगे है मापन इकाइयाँ। तो मापन इकाइयाँ क्या है? तो मापन इकाइयाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो तापमान का SI मात्रक क्या है? हम तापमान को किस में मापते हैं? तो केल्विन में। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। गणना के आसानी के लिए दशमलव के बाद के 1.5 को छोड़ देते हैं। गणना के लिए 273 केल्विन ही लेते हैं। तापमान केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 273 जोड़ दिया। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन। इसलिए अगर हम डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 कर देंगे तो वह किस में बदल जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। तो केल्विन बराबर क्या होता है? सेल्सियस प्लस 273। अब कुछ प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। तो ये छोटे प्रश्न हैं जो सॉल्व है, देखते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने पे कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है? तेज हो जाता है। बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। और सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदले। तो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? 273 घटा देंगे तो 70। जैसे हमें सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में बदल जाएगा। और केल्विन में से 273 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो सेल्सियस में बदल जाएगा। यहाँ वही हुआ, केल्विन में से 273 घटा दिए तो सेल्सियस में बदल गया। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? तो इसका कारण है बाष्पीकरण के कारण। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालते हैं? गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालते हैं? गैस के कण क्या होते हैं? गैस के कण तेज गति से अनियमित रूप से गति करते हैं। गैस के कण क्या करते हैं? तेज गति से अनियमित रूप से जैसे तैसे क्या करते हैं? गैस के कण गति करते हैं, अनियमित रूप से गति करते हैं और बर्तनों की दीवारों से क्या करते हैं? टकराते हैं। इस टकराव के कारण दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण दबाव क्या होता है? बनता है। तो गैस के कण तेजी से अनियमित रूप से गति करते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। इस टकराव के कारण दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण दबाव बनता है। हमें अगला क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच क्यों जाती है? हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुंच जाते हैं? इत्र के कण बाष्पीकृत होकर हवा के कणों के साथ मिल जाता है और विसरण या डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा तेजी से चारों ओर फैल जाता है। इसलिए हमें दूर बैठे हुए भी इत्र का गंध हमारे तक पहुंच जाता है।
अगला क्वेश्चन है गलनांक और क्वथनांक में अंतर स्पष्ट करें। तो गलनांक क्या है, क्वथनांक? गलनांक वह तापमान है, गलनांक क्या है, तापमान है जिस पर ठोस क्या होता है, द्रव में बनता है। ठोस द्रव में बनता है वह तापमान क्या कहलाता है, गलनांक। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बनता है वह तापमान कहलाता है गलनांक। जबकि क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव गैस बनता है। तो जिस तापमान पर द्रव गैस बनता है वह तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो आगे कंप्लीट है। आगे ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो आप खुद हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट से बना सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, तो बाष्पीकरण क्या है, बाष्पीकरण क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो हमने देखा ही था बाष्पीकरण क्या है। तो बाष्पीकरण की परिभाषा हमने ऊपर देखा और चार कारक थे। सतह से प्रभावित होता था, तापमान से, आर्द्रता से और वायु की गति से। और अगला क्वेश्चन है ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर। तो हमने वहाँ अंतर भी दिखा दिया था आपको। गुण के यहाँ गुण था, तीनों में अंतर। तो उत्तर में आकार, आयतन, संपीड़ितता और कणों की व्यवस्था की सारणी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू।